यहाँ पे स्ट्रिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अल्फ़ा और बीटा ग्रीक लेटर्स होते हैं, जो कि आप पहले भी, जिसको हम कई बार बता चुके हैं कि हर एक सिंबल का यहाँ पे स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी यूनियन समेशन सिंबल होल एस्ट्रिक लिखा हुआ है। ये एस्ट्रिक का मतलब हो जाता है कि इसके वैल्यू नल भी हो सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्फ़ा कभी नल नहीं हो सकता है। बीटा नल हो सकता है लेकिन अल्फ़ा कभी भी नल नहीं हो सकता है। अल्फ़ा के अंदर एटलीस्ट एक वेरिएबल ज़रूर रहेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अल्फ़ा के अंदर एक वेरिएबल ज़रूर रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में रखिए कि अल्फ़ा के अंदर एक वेरिएबल ज़रूर रहेगा, क्योंकि वेरिएबल के अंदर ही कैपेबिलिटी होती है डिराइव करने की किसी भी स्ट्रिंग को, तो कांस्टेंट के अंदर नहीं होता है। तो अल्फा विल कंटेन एटलीस्ट वन वेरिएबल, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। ये चोमेस्की क्लासिफिकेशन या चोमेस्की हायरार्की हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, और चोमेस्की हायरार्की में इस तरह के बॉक्स हम कई बार बना चुके हैं, जिसमें कोर पार्ट में रेगुलर ग्रामर या रेगुलर लैंग्वेज होता है, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। आर का मतलब है रेगुलर ग्रामर या उसके करस्पॉन्डिंग जो होता है रेगुलर लैंग्वेज होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्शन रूल है उसको हम लोग टाइप 3 कहते हैं। तो ये आर आप बड़ा बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, चूँकि हम लोग समय बचाना भी चाहते हैं और पेपर पे है, लिमिटेशन है, इस वजह से आर सिंबल से केवल हमने लिख दिया। आर मतलब रेगुलर लैंग्वेज या उसके करस्पॉन्डिंग उसी के करस्पॉन्डिंग रेगुलर ग्रामर होता है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल होते हैं, जो कि पी से यहाँ पे बताया गया था, वो टाइप 3 टाइप के प्रोडक्शन रूल होते हैं, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन रूल होते हैं। अभी आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। दूसरा जो यहाँ पे लिखा गया है सी एफ मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्शन रूल होंगे उसको हम लोग टाइप 2 प्रोडक्शन रूल बोलते हैं। इसी तरीके से सी एस मतलब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और इसमें जो प्रोडक्शन रूल होता है उसको हम लोग टाइप 1 कहते हैं। पी एस मतलब फ्रेज स्ट्रक्चर्ड ग्रामर, फ्रेज उसके करस्पॉन्डिंग आप फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज, इसको हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं, और इसको रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के 5th यूनिट में, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज होता है, रिकर्सिव लैंग्वेज भी होता है। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज हमारा ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज करता है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए बॉक्स बनाया हुआ है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्यूरिंग मशीन होता है। सी एस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, और रेगुलर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा होता है। और आप लोग अभी फर्स्ट सेशनल दिए थे, उसमें बहुत सारा कितनी बार बताया जाता है लेकिन मिस्टेक करते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन था, हमने पूछा था कि जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं रेगुलर लैंग्वेज में या रेगुलर एक्सप्रेशन में, उनकी हायरार्की क्या होती है, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन रेगुलर लैंग्वेज, तो या रेगुलर एक्सप्रेशन। तो उसमें बहुतों ने नाम तो लिखा था कि कॉन्केटनेशन होता है एक ऑपरेशन, और फिर सबसे ऊपर क्लोज़र होता है, फिर क्लोज़र लिखा, फिर कॉन्केटेशन लिखा, उसके नीचे यूनियन लिखा। तो केवल इतना लिखने से नहीं काम चलेगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कॉन्केटेशन है मोस्ट क्लोज़र है मोस्ट प्रियॉरिटी, एंड देन आफ्टर कॉन्केटेशन एंड
देन आफ्टर और लीस्ट प्रायोरिटी है यूनियन। प्रायोरिटी ज़रूर मेंशन करना चाहिए। कुछ लोगों ने एरो बना के एरो ऐसे बना दिया था, इस तरीके से एरो बना दिया था और यहाँ पे कॉन्केटनेशन लिखा, क्लोजर लिखा, यहाँ पे कॉन्केटनेशन लिखा, फिर यहाँ पे यूनियन लिखा। तो ये एरो का मतलब क्या है? यहाँ पे आप लिखिए कि दिस इज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये पता चल जाएगा कि भाई यूनियन का सबसे कम है, लिस्ट है, कॉन्केटनेशन का उसके बाद है और क्लोजर का मोस्ट है। इस तरह से एक्सप्लिसिटली चीज़ों को समझाना चाहिए। केवल आप एरो बना देंगे या केवल तीनों ऑपरेटर का नाम लिख देंगे, कैसे कोई एग्जामिनर समझेगा उसको? तो थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली आप लोग चीज़ों को डिफाइन किया करिए जितना जानते हैं उस बात को। चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो चोमेस्की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज या ग्रामर। तो हमने, आप लोगों को याद होगा कि एक बार एक एग्जाम्पल लेके समझाया था इसी का एनालॉगस। उसमें था क्वाड्रिलैटरल। आप ये समझिए कि क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे समझ लीजिए पैरेललोग्राम है, फिर यहाँ पे समझ लीजिए रेक्टेंगल है और यहाँ पे समझ लीजिए स्क्वायर है। अब आप ये समझिए कि जितने भी स्क्वायर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनको हम लोग रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, उनको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, उनको क्वाड्रिलैटरल भी कह सकते हैं। ये बात, इस तरह की चीज़ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी टाइप 3 के प्रोडक्शन रूल होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनको हम सब के सब टाइप 3 टाइप 0 कहे जा सकते हैं। और जितने भी टाइप 3 के प्रोडक्शन रूल हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनको टाइप 1 भी कहा जा सकता है, उनको टाइप 2 भी कहा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे बताया कि सभी स्क्वायर आपके क्वाड्रिलैटरल होते हैं। और अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास दो प्रोडक्शन रूल ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि P1, P2, P3, P4, ऐसे हमारे पास 4 प्रोडक्शन रूल हैं। अब ये चारों के चारों अगर टाइप 3 टाइप के हैं तो इन चारों को एक कॉमन नेम असाइन किया जा सकता है टाइप 3। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर मान लीजिए ये भी स्क्वायर हो, ये भी स्क्वायर हो, ये भी स्क्वायर हो, ये भी स्क्वायर हो, तो चारों को हम लोग एक कॉमन नेम दे सकते हैं, क्या? स्क्वायर। लेकिन अगर इसमें से एक कोई रेक्टेंगल हो, बाकी 3 स्क्वायर, तो आप क्या कॉमन नाम दोगे? तब इन सबको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। वही सेम फिनोमिना यहाँ पे भी है कि अगर आपके पास 4 प्रोडक्शन रूल हैं, इसमें से एक आपका टाइप 3 आपके टाइप 3 हैं और कोई एक इसमें से टाइप 2 हो गया, तो आप कॉमन नेम इनको क्या असाइन करोगे? टाइप 2 ही असाइन करोगे, टाइप 3 नहीं कर सकते हो। भले टाइप 3 वालों की संख्या 3 है, लेकिन कॉमन नेम इसमें असाइन होगा टाइप 2। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर इन 4 में 3 के 3 जो हैं वो आपके 3 आपके टाइप 3 हैं और एक जो है क्वाड्रिलैटरल है, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, ना तो रेक्टेंगल है, ना तो पैरेललोग्राम है, ना ही स्क्वायर है। तो इन चारों को आप कॉमन नेम